अरे भैया नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मंजीत यादव और आज मैं आया हूं कुछ ऐसी बातें लेकर जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। कितनी बातें सुन रखी हैं हमने, कुछ तो ऐसी कि सुनकर हंसी भी आती है और हैरानी भी। क्या आप भी मानते हैं कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं? बाकी 90% क्या अलमारी में बंद करके रखा है? या फिर वो मुंडन करवा लो तो बाल ऐसे घने आएंगे जैसे अमेजन का जंगल। आज हम इन्हीं सब बातों की पोल खोलने वाले हैं, एकदम अपने स्टाइल में, थोड़ी हंसी ठिठोली के साथ। आज हम बात करेंगे मानव शरीर से जुड़े उन मिथकों की जिन पर हम अक्सर यकीन कर लेते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। ये वो बातें हैं जो हमारी दादी नानी से लेकर पड़ोस वाली शर्माइन तक सब बड़े कॉन्फिडेंस से बताती हैं और हम भी बेचारे सिर हिलाकर मान लेते हैं। लेकिन अब नहीं, अब हम जानेंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना है सिर्फ वहम का फसाना। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ज्ञान की बातें, थोड़ी चटपटी, थोड़ी मसालेदार, बिल्कुल आपके मनोरंजन के लिए। तो भैया तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं उन्हें सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। या शायद आप कहें, अरे ये तो मैं कब से सोच रहा था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है दया। हम बात करेंगे उन चीजों की जो हम रोज सुनते हैं अपने शरीर के बारे में और सोचते हैं कि हाँ ये तो पत्थर की लकीर है, लेकिन विज्ञान की अपनी ही एक अलग कहानी है जो आज मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए इस रहस्य और रोमांच के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि मानव शरीर से जुड़े इन 10 आम मिथकों के पीछे की असली कहानी क्या है। वादा है मजा भी आएगा और ज्ञान का प्रसाद भी मिलेगा। तो पहला मिथक और सबसे धमाकेदार वाला, ये वाला मिथक तो इतना फेमस है कि इस पर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक फिल्में बन गई हैं। लोग कहते हैं कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं, बाकी 90% क्या अगले जन्म के लिए बचाकर रखा है, या फिर उसमें क्या कबाड़ भरा हुआ है जो किसी काम का नहीं। अरे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए, अगर ये सच होता तो बाकी 90% दिमाग का क्या काम? क्या वो बस सिर में वजन बढ़ाने के लिए है, जैसे कुछ लोगों के पेट में फालतू चर्बी होती है, बस जगह घेरने के लिए? लेकिन सच तो यह है कि हम अपने दिमाग का लगभग पूरा इस्तेमाल करते हैं। हर एक हिस्सा किसी न किसी काम में लगा रहता है, बस एक ही समय पर सारे हिस्से एक साथ पार्टी नहीं करते। जैसे एक बड़ी सी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते समय एक्टिव होते हैं। असल में हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज और कमाल की मशीन है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा मेरी बातें समझने में लगा है, दूसरा हिस्सा स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को प्रोसेस कर रहा है, तीसरा शायद ये सोच रहा है कि मंजीत भाई आज बड़े हैंडसम लग रहे हैं, और चौथा शायद ये प्लान कर रहा है कि वीडियो खत्म होने के बाद चाय के साथ पकौड़े खाने हैं। मतलब हर काम के लिए दिमाग के अलग अलग हिस्से अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। अगर कोई एक छोटा सा हिस्सा भी, मान लीजिए मेमोरी वाला, थोड़ा सा भी हैंग हो जाए तो कितनी दिक्कत हो जाती है, ये तो हम सब जानते हैं। खासकर जब बीवी सामान की लिस्ट देती है तो ये 10% वाली बात तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई कहे कि गाड़ी सिर्फ पहले गियर में चलती है, बाकी 4 गियर तो शोपीस हैं। तो अगली बार कोई ये कहे ना तो उसे प्यार से समझा देना कि भैया पूरा दिमाग इस्तेमाल होता है, बस थोड़ा सिस्टम से। अब आते हैं उस बात पर जो बचपन में हर किसी ने सुनी होगी और शायद कुछ लोगों पर जबरदस्ती आजमाई भी गई होगी। मुंडन। कहते हैं कि बच्चे का मुंडन करवा दो तो बाल एकदम ऐसे घने और मोटे आएंगे जैसे किसी फिल्म स्टार के। अरे भैया, अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में कोई भी इंसान, क्या कहा, हाँ कोई भी इंसान गंजा नहीं होता। हर कोई हफ्ते में एक बार सैलून जाकर या घर पर ही उस तरह चलवाता और फिर लहराते बालों के साथ मॉडलिंग करता घूमता। सोचिए कितना आसान होता, बालों की सारी समस्याएं छूमंतर। लेकिन सच्चाई यह है कि बालों का मोटा या पतला होना, घना या कम होना, यह सब हमारे जीन्स पर निर्भर करता है, जो हमें अपने माता पिता और दादा दादी से विरासत में मिलते हैं। मुंडन करवाने से सिर्फ ये होता है कि जो नए बाल आते हैं उनका ऊपरी सिरा थोड़ा खुरदुरा और मोटा होता है, जिससे वो थोड़े कड़े और घने महसूस होते हैं, बस। असल में बाल तो हमारी त्वचा के अंदर जो जड़ होती है, जिसे फॉलिकल कहते हैं, वहां से उगते हैं। आप ऊपर से कितनी भी कटिंग छटिंग कर लो, कैंची चलाओ या मशीन, जड़ पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप पेड़ की टहनियां काटते रहो और उम्मीद करो कि उसकी जड़ें और गहरी और मजबूत हो जाएंगी।
अरे भाई, जड़ तो अपनी जगह मस्त है। तो अगली बार अगर कोई कहे कि मुंडन से बाल घने होते हैं तो उन्हें प्यार से समझा देना कि यह सिर्फ एक वहम है। जैसे कुछ लोगों को वहम होता है कि वो बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, गर्मी में सिर ठंडा रखने के लिए या किसी धार्मिक रस्म के लिए मुंडन करवाना एक अलग बात है, लेकिन घने बालों की गारंटी तो ऊपर वाला ही देता है। या फिर आजकल के वो डॉक्टर जो बाल उगाने का दावा करते हैं। बाकी मुंडन से तो बस सिर हल्का होता है और शैम्पू का खर्चा बचता है, बाल नहीं घने होते। जिम में अक्सर देखा होगा, कुछ लोग पसीने से ऐसे तरबतर होते हैं जैसे अभी अभी होली खेल कर निकले हों, वो भी बिना पानी के। और फिर वो बड़े गर्व से अपने दोस्तों को दिखाते हैं, देख भाई, आज तो मैंने किलो भर फैट जला दिया। अरे भाई साहब, अगर पसीने से फैट बर्न होता तो सबसे ज्यादा फिट तो हमारे देश के वो बेचारे मजदूर और किसान होते जो दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाते हैं। या फिर वो लोग जो गर्मी में बिना एसी वाली लोकल ट्रेन या बस में सफर करते हैं, वो तो सब के सब सिक्स पैक एब्स वाले होते हैं। सच्चाई ये है कि पसीना आना हमारे शरीर का एयर कंडीशनर है, यानी तापमान कंट्रोल करने का एक कुदरती तरीका है। जैसे गाड़ी का रेडिएटर होता है जो इंजन को ठंडा रखता है। जब हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं, दौड़ते हैं या गर्मी में बाहर निकलते हैं तो शरीर गर्म होता है और उसे ठंडा करने के लिए हमारी त्वचा से पसीना निकलता है। पसीने में ज्यादातर पानी होता है और थोड़ा सा नमक और कुछ और मिनरल्स। फैट बर्न होना एक बिल्कुल अलग केमिकल प्रोसेस है जो तब होता है जब हमारा शरीर अपनी जमा कर एनर्जी कैलोरी का इस्तेमाल करता है। हाँ, ये बात सच है कि जब आप जोरदार एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना भी आता है और फैट भी बर्न होता है, लेकिन दोनों का सीधा सीधा रिश्ता ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा पसीना उतना ज्यादा फैट बर्न होगा। आप बिना ज्यादा पसीना बहाए जैसे योगा करके या जिम करके फैट बर्न कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा पसीना बहाने का मतलब पता नहीं है आपने किलो भर फैट हटा लिया, तो बस शरीर से पानी कम हुआ है तो 2 गिलास पानी वापस आ जाएगा। तो अगली बार जब मैं किसी को सिर्फ पसीने की मात्रा पर ध्यान देता हूं तो उसे ज्ञान जरूर देना, लेकिन प्यार से, वरना हो सकता है वो अपना डंबल आपकी तरफ फेंक दे। बचपन में स्कूल की साइंस की किताब में एक जीभ का रंग बिरंगा नक्शा जरूर देखा होगा सबने। आगे का हिस्सा मीठा स्वाद बताता है, किनारे वाले नमकीन और खट्टे, और जीभ का सबसे पिछला हिस्सा कड़वा स्वाद पहचानता है। इसे देखकर लगता था, वाह क्या गजब का मैनेजमेंट है। जैसे हमारे मोहल्ले में दुकानें बंटी होती हैं, ये मिठाई की दुकान, वो नमकीन की और वो करेले के जूस की। वैसे ही जीभ पर स्वाद के अलग अलग इलाके। लेकिन दोस्तों, ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि नाक का दाहिना नथुना सिर्फ गुलाब की खुशबू सूंघता है और बायां वाला सिर्फ मोगरे की। कितना अजीब लगता है ना सुनने में। असल में हमारी जीभ पर हजारों छोटे छोटे टेस्ट बड्स होते हैं और हर एक टेस्ट बड में ऐसे सेल्स होते हैं जो सभी तरह के बेसिक स्वाद, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और एक 5वां स्वाद भी होता है, उमामी, इन सबको पहचान सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जीभ के कुछ हिस्से किसी खास स्वाद के प्रति थोड़े ज्यादा संवेदनशील हो। जैसे जलेबी का पहला स्वाद जीभ की नोक पर ज्यादा महसूस हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई एक हिस्सा सिर्फ एक ही स्वाद पहचानेगा और दूसरा उसे पहचान ही नहीं पाएगा। अगर ऐसा होता तो जब हम आइसक्रीम खाते तो सिर्फ जीभ की नोक को ही मजा आता, बाकी पूरी जीभ तो बेचारी बेस्वाद रह जाती। या फिर जब मम्मी प्यार से करेले की सब्जी खिलाती तो उसका कड़वापन सिर्फ गले में जाकर पता चलता। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, कड़वी दवाई तो जीभ पर रखते ही पता चल जाती है। तो ये जो जीभ का नक्शा है वो थोड़ा पुराना और सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट है, जिसे अब वैज्ञानिक पूरी तरह सही नहीं मानते। पूरी जीभ मिलकर हर स्वाद का आनंद लेती है और हमें बताती है कि खाना कितना स्वादिष्ट है या कभी कभी कितना बेस्वाद, जैसे पड़ोसी की पार्टी का खाना। ये वाली बात तो थोड़ी डरावनी भी है और अक्सर हॉरर फिल्मों या भूतिया कहानियों में खूब इस्तेमाल की जाती है कि मरने के बाद भी इंसान के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। सुनकर ही कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? लगता है जैसे कोई डरावनी फिल्म का सीन हमारी आंखों के सामने चल रहा हो, जिसमें कब्र से बाहर निकले हुए नाखून दिख रहे हों। कई लोग तो इसे भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियों से भी जोड़ देते हैं कि देखो, उसमें अभी भी जान बाकी है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी विज्ञान का एक सीधा साधा और थोड़ा सा उदास करने वाला लॉजिक है। असल में मरने के बाद हमारे शरीर में कोई भी सेल ग्रोथ यानी कोशिकाओं की बढ़ोतरी या विभाजन नहीं होता।
बाल और नाखूनों को बढ़ने के लिए नए सेल्स की लगातार सप्लाई की जरूरत होती है, और जब शरीर ही काम करना बंद कर देता है, सारे सिस्टम ठप पड़ जाते हैं, तो ये नए सेल्स कहां से आएंगे? तो फिर ऐसा क्यों लगता है या क्यों कहा जाता है कि वो बढ़ रहे हैं? इसका असली कारण है त्वचा का सूखना और सिकुड़ना। जब इंसान की मृत्यु होती है तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है, डिहाइड्रेशन होता है, और त्वचा, खासकर उंगलियों के पोरों और सिर की त्वचा, सूखकर पीछे की ओर सिकुड़ने लगती है। जब त्वचा इस तरह पीछे हटती है तो जो बाल और नाखून पहले त्वचा के थोड़े अंदर दबे हुए थे, वो थोड़े और बाहर दिखने लगते हैं, जिससे ऐसा भ्रम होता है कि वो लंबे हो गए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ऊनी स्वेटर धोने के बाद सिकुड़ जाए तो आपकी बाहें थोड़ी लंबी दिखने लगती हैं, जबकि बाहें तो उतनी ही हैं। तो ये कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं, बल्कि त्वचा के सिकुड़ने का एक नेचुरल प्रोसेस है। अगली बार कोई ये डरावनी बात बताए तो उसे ये साइंटिफिक लॉजिक जरूर समझाना, ताकि वो बेचारा रात भर डरे नहीं। ये तो हर घर में मम्मी लोगों का और खासकर दादी नानियों का फेवरेट डायलॉग होता है, बेटा गाजर खाओ, आंखें एकदम बाज जैसी तेज हो जाएंगी। या फिर गाजर खाओगे तो रात में भी बिना लाइट के सुई में धागा डाल सकोगे। और हम बेचारे बच्चे सुपरमैन जैसी एक्स-रे विजन वाली आंखों की चाहत में कच्ची कच्ची गाजरें खरगोश की तरह चबाते रहते थे। ये बात बिल्कुल सच है कि गाजर में बीटा कैरोटीन नाम का एक तत्व होता है, जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में बदलता है। और विटामिन ए हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए, खासकर रात में देखने की क्षमता, नाइट विजन के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से रतौंधी जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें रात को दिखना कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जितनी ज्यादा गाजर खाएंगे, आपकी आंखें उतनी ही तेज होती जाएंगी और एक दिन आप अपना चश्मा फेंककर दूरबीन जैसी नजर पा लेंगे या दीवारों के आर पार देखने लगेंगे। विटामिन ए आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, उन्हें बीमारियों से बचाता है और सामान्य दृष्टि को बनाए रखता है। लेकिन ये आपकी नॉर्मल नजर को सुपर नजर में नहीं बदल सकता। अगर आपकी नजर पहले से ही ठीक ठाक है तो बाल्टी भर गाजर खाने से भी वो 6 में से 3 नहीं हो जाएगी। हाँ, अगर शरीर में विटामिन ए की वाकई कमी है तो गाजर या विटामिन ए युक्त दूसरी चीजें खाने से फायदा जरूर होगा और नजर में सुधार भी आ सकता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना जरूरी है उसे चलाने के लिए, लेकिन अगर आप टैंक फुल होने के बाद भी उसमें और पेट्रोल ठूंसते रहेंगे तो गाड़ी रॉकेट बनकर उड़ने थोड़ी लगेगी। तो गाजर खाइए, आंखों को स्वस्थ रखिए, ये अच्छी बात है, लेकिन एक्स-रे विजन की उम्मीद मत कीजिए। उसके लिए तो आपको शायद किसी और ग्रह पर जन्म लेना पड़ेगा या फिर किसी कॉमिक बुक का हीरो बनना पड़ेगा। सर्दी का मौसम हो या चिलचिलाती गर्मी की दोपहर, अगर आपने आइसक्रीम, कुल्फी या ठंडा ठंडा शरबत पीने की जिद की तो घर में बड़े बुजुर्गों, खासकर मम्मी की एक तीखी आवाज जरूर कानों में पड़ी होगी, खबरदार जो इसे हाथ लगाया, मत पी, सर्दी जुकाम हो जाएगा, फिर खांसते रहना पूरी रात। और अगर भगवान न करे सच में अगले दिन 2-4 छींकें आ गई या गला पकड़ लिया तो बस मिल गया उन्हें पक्का सबूत। देखा, कहा था मैंने, सुनता ही नहीं है मेरी बात। लेकिन क्या सच में ठंडी चीजें खाने या पीने से सर्दी जुकाम होता है? अगर ऐसा होता तो जो लोग बर्फीले देशों में रहते हैं जैसे साइबेरिया, कनाडा या स्विट्जरलैंड, वो तो साल के 12 महीने बीमार ही रहते और रजाई से बाहर ही नहीं निकलते। या फिर आइसक्रीम पार्लर वाले तो हमेशा एंटीबायोटिक की गोलियां साथ लेकर घूमते। नहीं दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा और पुराना मिथक है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। असल में सर्दी जुकाम, जिसे हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन है। ये मुख्य रूप से राइनोवायरस या कोरोना वायरस, कोविड वाला नहीं, दूसरे साधारण कोरोना वायरस जैसे सैकड़ों किस्म के वायरस के कारण होता है। ये वायरस हवा में मौजूद छोटी छोटी बूंदों से फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, या फिर किसी संक्रमित सतह को छूने के बाद अपने नाक, मुंह या आंखों को छूने से। ठंडी चीजें खाने या पीने से आपके शरीर का तापमान थोड़ी देर के लिए स्थानीय रूप से कम हो सकता है, जैसे गले में, लेकिन इससे वायरस आपके शरीर में घुस नहीं जाता या एक्टिव नहीं हो जाता। हाँ, अगर आप पहले से ही थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हैं या आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो ठंडी चीजें गले में थोड़ी खराश या परेशानी पैदा कर सकती हैं, जिससे आपको लग सकता है कि सर्दी बढ़ गई। लेकिन सर्दी का असली कारण तो वो नन्हा सा अदृश्य वायरस ही है, ठंडी आइसक्रीम नहीं।
तो अगली बार आइसक्रीम खाने का मन करे तो खा लेना, बस ध्यान रखना कि किसी सर्दी जुकाम वाले के मुंह के सामने खड़े होकर मत खाना। अक्सर आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके कभी हड्डी टूटी हो, ये कहते सुना होगा, आजकल मौसम में नमी बढ़ गई है, मेरी उस पुरानी चोट वाली जगह पर फिर से दर्द होने लगा है। या फिर देखो, आज सुबह से ही घुटने में अजीब सी टीस उठ रही है, लगता है बारिश होने वाली है। सुनकर ऐसा लगता है कि क्या हमारी हड्डियों का मौसम विभाग से कोई सीधा कनेक्शन है? क्या बैरोमीटर का पारा गिरने या चढ़ने पर हमारी हड्डियां भी कमजोर या मजबूत हो जाती हैं? ये बात पूरी तरह से गलत तो नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा सही तरीके से समझने की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मौसम बदलने से आपकी हड्डी जो एक बार प्लास्टर लगने के बाद अच्छे से जुड़ चुकी है, वो फिर से चटक जाएगी या टूट जाएगी। अरे, अगर ऐसा होता तो ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी हड्डी के डॉक्टर तो हर मौसम बदलने पर इतने बिजी हो जाते कि उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। असल में होता यह है कि जब कोई हड्डी टूटती है और फिर जुड़ती है तो उस फ्रैक्चर वाली जगह के आसपास के जो नरम ऊतक होते हैं, जैसे कि मांसपेशियां, लिगामेंट्स, टेंडन्स और नसें, वो थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं या उनमें कुछ स्कार टिश्यू, घाव के निशान बन जाते हैं। जब मौसम में तेजी से बदलाव आता है, जैसे हवा में नमी अचानक बढ़ जाती है बरसात से पहले, या तापमान तेजी से गिरता है सर्दियों की शुरुआत में, तो वायुमंडलीय दबाव में भी परिवर्तन होता है। इस बदलते दबाव का असर उन संवेदनशील नसों और स्कार टिश्यू पर पड़ सकता है, जिससे पुराने फ्रैक्चर वाली जगह पर हल्का दर्द, अकड़न या सूजन जैसा महसूस हो सकता है। इसे कुछ लोग वेदर आर्थराइटिस या मौसम से जुड़ा गठिया भी कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हड्डी फिर से टूट रही है या कमजोर हो गई है। वो तो बस आपका शरीर आपको मौसम का पूर्वानुमान दे रहा है, अपने अनोखे तरीके से, जैसे कुछ लोगों के घुटने। आजकल ये एक बहुत बड़ा हेल्थ ट्रेंड बन गया है और सोशल मीडिया पर तो इसके बड़े बड़े गुणगान गाए जाते हैं। सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले 1 से 2 लीटर गुनगुना पानी पियो, शरीर के सारे जहरीले टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएंगे। सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर के अंदर रात भर में कोई जहरीला केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री चलती है और सुबह उठकर पानी से उसकी धुलाई और सफाई करनी पड़ती है, वरना अनर्थ हो जाएगा। कुछ लोग तो सादे पानी में नींबू का रस, शहद, सेब का सिरका और न जाने क्या क्या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलाकर पीते हैं, जैसे कोई जादुई अमृत तैयार कर रहे हो जो उन्हें अमर बना देगा या सारी बीमारियां दूर कर देगा। देखिए, सुबह उठकर पानी पीना, खासकर खाली पेट, एक बहुत अच्छी और सेहतमंद आदत है, इसमें कोई दो राय नहीं। रात भर लगभग 7 से 8 घंटे सोने के दौरान हमारा शरीर पानी का इस्तेमाल करता रहता है और सुबह तक थोड़ा डिहाइड्रेटेड हो जाता है। ऐसे में सुबह पानी पीने से शरीर को रिहाइड्रेट होने में मदद मिलती है, पाचन क्रिया थोड़ी बेहतर हो सकती है और मेटाबॉलिज्म को भी एक किक स्टार्ट मिल सकता है। लेकिन ये जो जहर निकालने या बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने वाली बात है, ये थोड़ी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। हमारा शरीर खुद ही एक बहुत ही बेहतरीन और एफिशिएंट डिटॉक्सिफिकेशन मशीन है, जिसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे लिवर यानी जिगर और किडनी यानी गुर्दे दिन रात 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं कि शरीर में बनने वाले या बाहर से आने वाले हानिकारक तत्वों और वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाला जाए, चाहे आप सुबह उठकर पानी पिए या न पिए। हाँ, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से किडनी को अपना काम ठीक से करने में मदद जरूर मिलती है, क्योंकि वो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को पानी में घोलकर ही मूत्र के रास्ते बाहर निकालती है। लेकिन पानी खुद कोई जहर खींचकर बाहर नहीं निकालता, तो सुबह पानी जरूर पिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसे किसी चमत्कारिक दवा की तरह न देखें जो सारे रोग हर लेगी। ये सादा जीवन देने वाला पानी है जो शरीर के हर फंक्शन के लिए जरूरी है, कोई फैंसी डिटॉक्स जूस नहीं जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़े। जब भी हम स्कूल में राष्ट्रगान गाते हैं या किसी देशभक्ति फिल्म के इमोशनल सीन में खो जाते हैं या फिर अपनी महबूबा से प्यार का इजहार करते हैं, तो अपना सीधा हाथ कहां रखते हैं? छाती पर, थोड़ा सा बाईं तरफ, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है और हमने फिल्मों में भी यही देखा है कि हमारा दिल यानी हृदय शरीर के बाईं ओर स्थित होता है। हीरो को जब विलेन गोली मारता है तो वो भी छाती के बाईं तरफ हाथ रखकर ही बड़े स्टाइल में गिरता है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से 100% सच है?
क्या हमारा दिल सच में पूरी तरह से लेफ्ट साइड में शिफ्टेड है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भारत में राइट साइड में होता है और अमेरिका में लेफ्ट साइड में? अगर ऐसा होता तो शायद हमारा बॉडी बैलेंस भी थोड़ा गड़बड़ होता और हम एक तरफ झुके हुए चलते। असल में हमारा दिल हमारी छाती के बिल्कुल बीच में होता है, हमारी दोनों फेफड़ों के दरमियान, हमारी ब्रेस्टबोन यानी उरोस्थी स्टर्नम के ठीक पीछे, जिसे हम छाती की हड्डी भी कहते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि दिल का जो निचला नुकीला हिस्सा होता है, जिसे एपेक्स कहते हैं, वो थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होता है। इसी वजह से हमें दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट छाती के बाईं तरफ ज्यादा जोर से और स्पष्ट रूप से महसूस होती है। लेकिन दिल का ज्यादातर हिस्सा, उसका बेस और मुख्य चैम्बर्स सेंटर में ही स्थित होते हैं। बस थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ उसका झुकाव होता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि ताजमहल आगरा शहर के बिल्कुल लेफ्ट कोने में है, जबकि वो तो शहर के बीचों बीच यमुना किनारे अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ा है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि दिल किधर है, तो आप उन्हें सही जानकारी दे सकते हैं कि भाई दिल तो सेंटर में ही विराजमान है, बस थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ उसका एटीट्यूड है। जैसे हम अच्छी सेल्फी लेते समय थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करते हैं ना, बस वैसे ही। तो दोस्तों, ये थे मानव शरीर से जुड़े कुछ ऐसे आम मिथक जिन पर हम और आप, हम सब सालों से बल्कि सदियों से आंख मूंदकर भरोसा करते आ रहे थे। देखा आपने कैसे छोटी छोटी बातें जो हमें बिल्कुल सच लगती हैं, असल में उनकी कहानी कुछ और ही होती है और विज्ञान के पास उनके लिए एक अलग ही एक्सप्लिकेशन होती है। उम्मीद है आज की इस ज्ञानवर्धक और थोड़ी सी मजेदार बातचीत से आपके दिमाग की बत्ती जली होगी, आपके ज्ञान के भंडार में थोड़ी बढ़ोतरी हुई होगी और कुछ पुरानी गलतफहमियां भी कोहरे की तरह छंट गई होंगी। अब अगली बार जब कोई आपसे कहे कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं या मुंडन करवाने से बाल एकदम घने जंगल जैसे हो जाते हैं, तो आप उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सही जानकारी दे सकते हैं। याद रखिए, सुनी सुनाई बातों पर, खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी पर यकीन करने से पहले थोड़ा सा गूगल कर लेना या किसी एक्सपर्ट से पूछ लेना हमेशा अच्छा होता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही जानकारी होना तो आज के इस इंफॉर्मेशन के जमाने में सुपर पावर होने जैसा है। तो अगली बार जब कोई आपको ये मिथक बताए तो सच्चाई जरूर बताए। और हाँ, सिर्फ अपने तक ये ज्ञान मत रखना, उन्हें ये वीडियो भी दिखाना ताकि वो भी जान सकें कि असलियत क्या है और क्यों है। हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना या गलत साबित करना नहीं, बल्कि सही जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और वो भी थोड़े मनोरंजन और हंसी मजाक के साथ, ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड, ये पेशकश पसंद आई होगी और आपने कुछ नया और काम का सीखा होगा, क्योंकि सीखना और सिखाना और दूसरों की गलतफहमियां दूर करना, यही तो जिंदगी का असली मजा है। क्यों, सही कहा ना? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हम यानी मैं, मनजीत यादव, ऐसे ही और भी मजेदार, रोचक और ज्ञानवर्धक बातें, फैक्ट्स और मिथबस्टर्स आपके लिए लाते रहे, तो देर किस बात की? फटाफट हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसे दबाकर ग्रे कर दीजिए। और हाँ, उसके बगल में जो घंटी वाला आइकॉन है, उसे भी प्यार से टुनटुना देना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके फोन की भी घंटी बजे और आपको तुरंत पता चल जाए। ऐसे और रोचक फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए, और हाँ, गलत फहमियों के जाल से खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चटपटी बातों के साथ। नमस्ते, जय हिंद।